Hello everyone, myself Vijendra Jain. Today I am present here with the 10th class chapter Print Culture and the Modern World. In this chapter we will discuss about the development, or we can say that the beginning of the print in Asia, and after that how the expansion increased into the Europe and what was the impact, and present time how it is become possible to read the books in present time. So let's see the chapter Print Culture and the Modern World. When we talk about the print culture and the modern world, firstly we will discuss about how the print come into the world. Print आया कैसे या starting कहाँ से होता है, और we can say the first printed books. When we talk about the first printed books, firstly we will discuss about here wood block printing. जब हम बात करने जाएंगे कि प्रिंटिंग स्टार्ट कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंटिंग बुक्स को लेकर, तो वहां बात आएगी वुड ब्लॉक प्रिंट की। वुड ब्लॉक प्रिंट का मतलब लकड़ी का बना हुआ एक सांचा जिसको इंक में डुबो करके किसी भी पेज के वन साइड के ऊपर प्रिंट किया जा सकता था। अब वुड ब्लॉक जब बनाया जाएगा तो उस वुड ब्लॉक के अंदर जिस तरह की आपको डिजाइन देनी है या जिस तरह के आपको वर्ड्स लिखने हैं, पहले वुड ब्लॉक के ऊपर उन वर्ड को उकेरा जाएगा। मींस वहां पर पहले उस जो वुड ब्लॉक होगा वहां उसे डिजाइन किए जाएंगे वर्ड्स को। और जिस तरह हम स्टाम्प पेपर देखते हैं या जिस तरह हम स्टाम्प लगाते हैं किसी भी कंपनी के नाम का या किसी पर्सनल रजिस्टर गजेटेड ऑफिसर्स के नाम का, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि हम इंक में पुट करके उसे सीधा पेज पर लगा देते हैं। सेम लाइक डेट काइंड यहाँ पर भी सबसे पहले डेवलपमेंट जो देखने को मिला वह था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अकॉर्डियन बुक के नाम से सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ, चाइना के बाद जापान और जापान के बाद कोरिया के अंदर डेवलप होने लगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स को लेकर। जैसा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कैलेंडर, इन सबको देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स या आपकी टेक्स्ट बुक जो होती है वो सब प्रिंटेड होते हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर हम प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से काफी ज्यादा लोड के अंदर या बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इन्हें इजी वे के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन पास्ट टाइम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पास्ट टाइम के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ प्रिंटिंग का वो स्टार्टिंग हुई थी वुड ब्लॉक से, जैसा कि मैंने आपको बताया। किस तरीके से अकॉर्डियन बुक जो एक ही साइड के अंदर पेज के हालांकि हम बात करते हैं एक ही साइड के अंदर डेवलप की गई या सबसे पहले प्रिंट किया गया वुड ब्लॉक के माध्यम से, स्टार्टिंग होता है चाइना में। लेट्स टॉक। जैसा कि यहां लिखा हुआ है इन 594 एडी फर्स्टली वुड ब्लॉक प्रिंट जो है स्टार्ट हुआ चाइना के अंदर, और ये अकॉर्डियन बुक के एक पेज के अंदर एक ही साइड के अंदर इसका यूज किया गया, बिकॉज पेज काफी हल्का हुआ करता था। दोनों साइड के अंदर वुड ब्लॉक के माध्यम से प्रिंट कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आगे वाला जो वुड ब्लॉक प्रिंट होगा वो पीछे की साइड में आपको दिखाई देने लगेगा, या पीछे वाला जो प्रिंट होगा वो आगे की साइड में आपको दिखाई देने लगेगा। पेज काफी हल्के हुआ करते थे इस वजह से, इसलिए केवल एक सिंगल साइड ही पेज के ऊपर प्रिंट करने का यूज किया गया वुड ब्लॉक के माध्यम से। वुड ब्लॉक जो था उससे पहले इंक के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, उसके बाद में उसे कहाँ लगा दिया जाएगा, पेज के ऊपर। स्टार्टिंग जो होती है प्रिंट की वो किससे हुई, वुड ब्लॉक से। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ हुई, 594 एडी के अंदर चाइना में। देखिए चाइना के अंदर बुक्स की जब स्टार्टिंग होती है वो होती है रबिंग पेपर के साथ में अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया रबिंग पेपर को रब करके बनाया गया जो काफी हल्का हुआ करता था, इसलिए पेपर के दोनों साइड में प्रिंट कर पाना पॉसिबल नहीं था। दैट्स व्हाई वुड ब्लॉक प्रिंट को रबिंग पेपर के ऊपर जिस तरीके से इंक्ड में डुबोकर प्रिंट किया गया वो केवल सिंगल साइड ही यूज में किया जा सकता था। देन फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स को लेकर अगर हम बात करते हैं तो वो डेवलप हुआ आपका चाइना के अंदर, उसके बाद जापान एंड देन कोरिया। चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का स्टार्टिंग 594 एडी के अंदर स्टार्ट हुआ। बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। चाइनीज अकॉर्डियन बुक जो रबिंग पेपर को सेव करके या जमा करके रखा जाता था उसे हमने क्या नाम दिया, अकॉर्डियन बुक। अकॉर्डियन बुक को लेकर हम बात करें तो वुड ब्लॉक प्रिंट से पहले भी जिस तरीके से बुक्स को लिखा गया उसे लिखने के लिए कैलीग्राफर्स का यूज होता था। और व्हाट इज द मीन ऑफ कैलीग्राफी, स्टाइल ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हाथ से लिखे हुए अच्छे वर्ड्स या डिजाइन्स, जिसे हमने नाम कह दिया कैलीग्राफी का। पहले सब कुछ बुक्स जो थी वो रिटन हैंड रिटन हुआ करती थी। जब वुड ब्लॉक आया उससे पहले मतलब 594 एडी से पहले धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगा। डिमांड को लेकर हम बात कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट। जब डिमांड बढ़ा बुक्स को लेकर के इंपीरियल स्टेट्स के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं इंपीरियल स्टेट्स को लेकर, तो यहाँ पर
सिविल सर्वेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगा था। इंपीरियल स्टेट्स के अंदर जब सिविल सर्वेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगा तो उसके लिए एग्जाम्स होने लगे। जब एग्जाम होंगे तो एग्जाम के अंदर काफी सारी टेक्स्ट बुक्स और पेपर की हमें रिक्वायर्ड हुई। जो रिटर्न पेपर आपको देना था सिविल सर्वेंट बनने के लिए एग्जामिनर्स को, तो उन्होंने किस या कैंडिडेट्स को, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक का पब्लिश होना जरूरी था। इस टेक्स्ट बुक को पब्लिश करने के लिए वहां वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का सहारा लिया गया। लिखा हुआ है, द इंपीरियल स्टेट इन चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil services examinations. Textbooks for this examination were printed in vast number. जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ता जा रहा था कैंडिडेट की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसे कैलीग्राफी के माध्यम से फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से काफी ज्यादा संख्या के अंदर या लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स डेवलप की गई, प्रिंट की गई बाय द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। बाय द 17th सेंचुरी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जब डेवलपमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम यहाँ केवल चाइना को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग हमने 6th सेंचुरी में किया 594 AD के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें 17th सेंचुरी को लेकर तो इस टाइम तक काफी सारी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग प्रेस को लेकर डेवलप हो चुकी थी। दैट्स व्हाई इस टाइम के अंदर जो कॉस्ट आया करता था प्रिंटिंग का वो काफी कम हो चुका था, और इसी वजह से डिफरेंट कम्युनिटीज, कॉमन पर्संस या रॉयल वुमेन्स, इन लोगों ने भी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब मार्केट के अंदर नंबर ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इंक्रीज होने लगे। द न्यू रीडर्स प्रिफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेसी, मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेस। लोगों ने काफी ज्यादा मात्रा के अंदर इंटरेस्ट दिखाया इन सब चीजों को लेकर के। जब डिमांड बढ़ने लगा 17th सेंचुरी के अंदर, तो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग प्रेस की डिमांड भी बढ़ती चली गई, या पेपर्स के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर डेवलपमेंट देखने को मिले। प्रिंट कल्चर ऑफ जापान, जापान को लेकर अगर हम बात करते हैं तो जापान के अंदर प्रिंटिंग प्रेस को लेके हम बात करें तो वो काफी लेट आएगा, लेकिन यहां अगर बात की जाए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लेकर या सबसे पहले बुक को लेकर यहां बात की जाए तो 768 से लेकर 770 के बीच में यहां जो बुक देखने को मिली हमें वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से डेवलप की गई। और यहाँ सबसे पहले जो बुक छपी उसका नाम था डायमंड सूत्र। आइए बात करते हैं डायमंड सूत्र को लेकर। 868 AD के लेकर हम बात कर रहे हैं। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868 AD इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। जिस किताब को पब्लिश किया गया सबसे पहले या छापा गया उसका नाम क्या था? डायमंड सूत्र। इसके अंदर ओनली 6 सीट्स थी। क्वेश्चन यहाँ से कई बार आता है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स इन चाइना, जहां हमने बात की डायमंड सूत्र को लेकर जो 868 AD के अंदर स्टार्ट हुआ। इससे पहले यहां लिखा हुआ है 768 से लेकर 770 चाइना के अंदर हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, हाथ से लिखी जाने वाली कैलीग्राफी वाली। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन द प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यहां पब्लिश होने लगे। In medieval Japan, the work of poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. धीरे धीरे जब डिमांडिंग बढ़ने लगा तो नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के अंदर, तो यहाँ कहीं ना कहीं उसका रिफॉर्म या चेंजेस देखने को मिले और अब रीडर्स जो थे जापान के अंदर भी लगातार बढ़ने लगे थे। और अगर हम बात करें इन द 18th सेंचुरी को लेकर, इन द लेट 18th सेंचुरी, इन द फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट एडो इन प्रेजेंट टाइम दैट इज नोन एज द टोक्यो एंड द कैपिटल ऑफ जापान, जिसको लेकर हम बात करते हैं, वहां बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बुक्स को देखा जाने लगा। बिकॉज सिटी को लेकर हम बात करते हैं तो सिटी के अंदर सबसे पहले लोगों ने बुक्स के लिए इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही अगर हम बात करें जापान को लेकर के, तो जापान के अंदर एक पर्सन जिसका नाम था कितागावा उतामारो, नाम लिखना चाहूंगा मैं यहां पर, देखिए कितागावा उतामारो को लेकर अगर हम बात करें born in Edo in 1753, he started a different kind of print जिसका नाम था उकियो। उकियो प्रिंट को इन्होंने स्टार्ट किया। दिस मीन फ्लोटिंग वर्ल्ड। इस टाइप की जो प्रिंट स्टार्ट की इन्होंने, इस उकियो नाम का प्रिंट, इसके अंदर टेक्स्ट के साथ साथ में काफी सारे पिक्चर्स या उसके सराउंडिंग पार्ट के अंदर, जैसे कि कोई भी पिक्चर ये शो करना चाहते हैं उसके आसपास क्या चीज हो रहा है वो भी यहाँ पर दिखाया जाने लगा। मीन्स अब
बुक के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ में पिक्चर्स भी आना स्टार्ट हो चुका था, जो काफी इंटरेस्टिंग वे के अंदर रिप्रेजेंट किया गया बाय द राइटर्स जिन्होंने किताब को लिखना स्टार्ट किया, या जो भी मैगजीन्स या कैलेंडर छपने लगे। अब इस ऊके वाली प्रिंट की वजह से डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक हम यूएस को लेकर बात करें, यूरोप को लेकर हम बात करें अगर, तो यहाँ पर भी माने, मोने या वान घोष जैसे व्यक्तियों ने इस तरह की ऊके प्रिंट का या इस तरह के स्टाइल का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं कि प्रिंट जो है यूरोप में कैसे आया। अगर प्रिंट यूरोप को लेकर बात करें, सेकंड पॉइंट को लेकर हम बात करते हैं, प्रिंट कम्स टू यूरोप। जब प्रिंट का यूरोप के अंदर हम बात करते हैं तो एक एक्सप्लोरर को लेकर बात करना चाहूंगा मैं, जिसका नाम था मार्को पोलो, जो कि इटालियन था। इटली से कहाँ गया, चाइना की तरफ विजिट करने के लिए। उसके काफी सारे ईयर्स एक्सप्लोरिंग के अंदर स्पेंड करने के बाद में वापस कहाँ लौटा, वो 1295 के अंदर इटली के अंदर वापस से लौटा। आफ्टर डेट, जैसा कि हमें मालूम है कि चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंट काफी पहले ही डेवलप हो चुका था, तो वह भी अपने साथ चाइना से इटली में क्या लेके लौटा, वुड ब्लॉक। और इस तरीके से इटली के अंदर आफ्टर 1295 एक नई तरह की प्रिंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंट हुआ, जिसे हमने नाम दिया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि ये चाइना से लाई गई थी और लाया कौन था इसे, इटली का मार्को पोलो। आइए बात करते हैं प्रिंट कम्स टू यूरोप। Marco Polo, a great explorer, reached Italy after several years of exploration in China in the year 1295. Marco Polo brought back with him the technology of woodblock printing. Now Italians started publishing books with woodblock, and soon the technology spread to other part of the Europe. Merchants and students in the university towns bought the cheaper printed copies. अब यहाँ पर इजी वे के अंदर डेवलपमेंट होने लगा। तो पहले को लेके हम बात करते हैं, जो प्राइस पहले बुक्स का हुआ करता था, हैंड रिटन बुक्स का या कैलीग्राफर के द्वारा राइट की गई बुक का, उससे अच्छी बुक कहां मिलने लगी अब, इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से। एज द डिमांड फॉर द बुक इंक्रीज, scribes or the skilled handwriters were no longer solely employed by the wealthy or इन्फ्लुएंशियल पैट्रॉन्स। अब डेवलपमेंट जब होने लगा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, तो इसकी वजह से कैलीग्राफर्स जो थे या हैंड राइटर्स जो थे, उनकी डिमांड धीरे धीरे रॉयल फैमिलीज के अंदर कम होती चली गई, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी नई आ गई है। नई टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमने वुड ब्लॉक के ऊपर कोई भी तरह का टेक्स्ट लिखा है, वो इंक में डुबो करके अगर उससे वापस से पेज पे पब्लिश किया जाएगा तो काफी अच्छा दिखाई देता था। More tन 50 scribes often worked for a one seller. इससे पहले की अगर हम बात करते हैं 13th सेंचुरी से पहले की, तो एक ही बुक सेलर के पास 50 से अधिक सब्सक्राइबर हुआ करते थे, जो कि सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, जो धीरे धीरे संख्या में लेस होते चले गए। इट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द बुक्स। लेकिन अब डिमांड जो है बढ़ने लगी, क्योंकि जब बुक्स चीपर हुई तो उनकी डिमांड बढ़ती चली गई। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से इस डिमांड को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। ऐसे में हम बात करने वाले हैं स्ट्रासबर्ग के एक व्यक्ति को लेकर, जिसका नाम था जोहानन गुटेनबर्ग, जिन्होंने डेवलप किया पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को। तो आइए बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप, और यहां हम बात करने वाले हैं जोहान गुटेनबर्ग को लेकर, जिसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया, आविष्कार किया। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। देखिए यहां गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस को दिखाया गया है। जो स्टार्टिंग के अंदर प्रिंटिंग प्रेस बनी, वहां पर एक स्क्रू लगा होता था, जिससे हाथ से खींचने के लिए हैंडल दिया गया था। इस हैंडल के माध्यम से आप जो वर्ड प्लेटन होगी उसको पेपर के ऊपर क्या करेंगे, पुट करेंगे, और इसे प्रेस करने के साथ ही जो प्लेटन के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए थे वो कहाँ पब्लिश हो जाएंगे, छप जाएंगे, वो आपके पेपर के ऊपर। ऐसा कैसा प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर द पेपर, वो पेपर के ऊपर आएगा तो पेपर के ऊपर वो वर्ड आपको दिखाई देने लगेंगे। दिस वाज द प्रिंटिंग प्रेस मेड बाय द गुटेनबर्ग। आइए एक बात करते हैं किस तरह डिस्कवर्ड किया इन्होंने। द ब्रेक थ्रू इन द प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑकर्ड एट स्ट्रासबर्ग जर्मनी, where the Johann Gutenberg developed the first non-printing press in 1430s। आपको ईयर याद रखना है कि सबसे पहले अगर प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया तो वो कब हुआ, 1430s के अंदर। और अगर बात की जाए इस प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के, तो ये सबसे पहले इन्वेंट किसने किया, जोहानन गुटेनबर्ग ने। रहने वाले स्ट्रासबर्ग के थे, जर्मनी के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुटेनबर्ग हैड लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकमिंग ए मास्टर गोल्ड स्मिथ। देखिए वैसे तो ये पैसे से कहते हैं, इनका ऑक्यूपेशन था गोल्ड स्मिथ का। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज्ड फॉर द मेकिंग ट्रिंकेट्स। ये अक्षरों को काट करके उन्हें बहुत अच्छी डिजाइन के अंदर भी बना सकते थे। ये काम था किसका, जोहान गुटेनबर्ग का।
Drawing on this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovations. The olive press provided the model for the printing press. अगर आपसे बात की जाए, the printing press of Johann Gutenberg was based on which model? तो olive press मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपनी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया. एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर द कास्टिंग द मेटल टाइप्स ऑफ द लेटर्स. और जो इन्होंने मोल्ड बनाया वो मेटल के थे, अल्फाबेट जो बने हुए थे, ताकि उनको लॉन्ग टाइम के लिए यूज में लिया जा सके. बाय द 1448 अगर हम बात करते हैं, गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम. द फर्स्ट बुक प्रिंटेड वाज द बाइबल. सबसे पहले जोहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो बुक पब्लिश की गई उसका नाम क्या था? बाइबल. बात क्लियर. सबसे पहले जो हमने बात किया प्रिंटिंग प्रेस को लेकर वो 1430s को लेकर बात की. स्ट्रासबर्ग जर्मनी के रहने वाले जोहान गुटेनबर्ग ने इसको डेवलप किया, जिसका मेन बेस था ऑलिव ऑयल प्रेस, और ये एक पैसे से गोल्ड स्मिथ थे. अब आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद बुक्स को लेकर के, या अगर हम बात करें मैगजीन्स को लेकर, तो मार्केट लगातार फ्लोरिश्ड होता चला गया. लेट्स टॉक. The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. अभी तक जो नई टेक्नोलॉजी आई थी वो हैंड रिटन कैलीग्राफर्स की क्वालिटी को, या अगर हम बात करें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को, डायरेक्टली डिस्प्लेस नहीं कर सकती थी, हटा नहीं कर सकती थी, या रिप्लेस नहीं कर सकती थी. क्योंकि कैलीग्राफर्स जो राइटिंग हाथ से लिखा करते थे वो काफी सिस्टमेटिक वे के अंदर और काफी ज्यादा डिजाइन उसके अंदर देखने को मिलती थी. बल्कि हम बात करें अगर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लेकर, तो वहां आपको डिफरेंट डिजाइन देखने को नहीं मिलेगी. सेम लाइक डेट अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस को लेकर, तो वहां भी जिस तरह का मोल्ड्स वर्ड्स का बनाया गया है, सभी पेजेस के अंदर वही डिजाइन आपको बार बार देखने को मिलती थी. लेकिन एक कैलीग्राफर के द्वारा लिखी गई राइटिंग आपको डिफरेंट वे के अंदर या डिफरेंट डिजाइन के अंदर देखने को मिल सकती थी. इसलिए डायरेक्टली प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट के बाद भी कैलीग्राफर्स और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को रिप्लेस नहीं कर पाए गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस. The metal letters imitated the ornamental handwritten styles. Borders were illuminated by hand with folies and other patterns, and illustrations were painted. Between 1450 to 1550, in 100 years के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बहुत ही कम नंबर के अंदर बुक को पब्लिश किया गया. देखिए आप, printing presses were set up in the most countries of Europe. As the number of printing press grew, the book production boomed. The second half of the 15th century saw the 20 million copies of printed books. स्टार्टिंग को लेकर हम बात करते हैं 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ को लेकर, 1550 के बाद को लेकर के, तो उस टाइम के अंदर फिर एकदम से जब सब जगह प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, तो नया बूम देखने को मिला. और अब समथिंग अबाउट 20 मिलियन, इन 50 सालों के अंदर 20 मिलियन जो कॉपीज थी वो प्रिंटेड होने लगी. एंड इट फ्लडेड द मार्केट ऑफ द यूरोप. पूरे यूरोप के अंदर आपको अब बुक्स ही बुक्स दिखाई देने लगी थी. द नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज. और आने वाले नेक्स्ट ईयर्स के अंदर आफ्टर द 15th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं, एंडिंग के आते आते 16th सेंचुरी के अंदर ये नंबर लगातार बढ़ता हुआ चला गया, और ये कितना बन गया? समथिंग अबाउट 200 मिलियन. मतलब कि बूम आ गया एकदम से. बुक्स को लेकर बात की जा रही है. दिस शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन. और जो चेंजेस देखने को मिला हमें 1450 के बाद से 1550 के अंदर, इसे हमने क्या नाम दिया गया? इसे हमने नाम दिया प्रिंट रिवॉल्यूशन का. मींस आफ्टर द इनोवेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, व्हेन द market flourishing by the books in the Europe or all over the world, then it is known as the printing revolution. इसे हमने क्या नाम दिया? प्रिंट रिवॉल्यूशन का. अब हम बात करते हैं प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट इन द यूरोप एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पहले हम यूरोप को लेकर बात करने वाले हैं कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से मार्केट के अंदर बूम आया, बुक्स को लेकर, टेक्स्ट बुक को लेकर, मैगजीन्स को लेकर, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स चीपर हो गई, सस्ती हो गई, इजी वे के अंदर अवेलेबल हो गई, मार्केट्स जो थे वो बुक्स के हर जगह अवेलेबल हुई इजीली, तो लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट किया. तो उसका लोगों के माइंड, कल्चर या सोसाइटी के अंदर क्या इंपैक्ट देखने को मिला? आइए बात करते हैं द प्रिंटेड बुक्स एंड इट्स इंपैक्ट. The shift from the hand printing to the mechanical printing was not just a development but led to the print revolution. पहली बात, इस ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपुल. इसने लोगों के जीवन को बदल दिया. लोगों को अब मालूम चला कि उनके आसपास, उनके सराउंडिंग पार्ट के अंदर कोई रिवॉल्यूशन हो रहा है अगर, तो उसके रीजन क्या है. उन्हें मोटिवेशनल थॉट्स देखने को मिली, उन्हें इंस्पिरेशनल थॉट्स देखने को मिली, या कहीं पे
कोई इंसिडेंट होता है तो उनकी नॉलेज उन्हें मैगजीन्स के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से इजीली अवेलेबल होने लग गई। हम यह तो नहीं कहेंगे कि जिस तरीके से सेम डे हमारे पास नॉलेज मिलती रहती है, क्योंकि हमारे पास हर दिन नया न्यूज़पेपर आता है तो उसके अंदर हमें लास्ट टाइम जो होने वाले इंसिडेंट होते हैं उसका नॉलेज मिल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। ये लोग इतने भी डेवलप नहीं हो पाए थे कि उन्हें लास्ट डे का न्यूज़ अगले दिन मिलने वाला है, नेक्स्ट डे, तो ये पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी उन्हें अपने सराउंडिंग पार्ट की नॉलेज मिलने लगी थी, तो लोगों के माइंड धीरे धीरे चेंज होने लगे, उन्हें नॉलेज मिलने लगी आसपास की सराउंडिंग पार्ट की। सेकेंड, इट चेंज देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया कि उनके सराउंडिंग पार्ट के अंदर अगर किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रहा था तो उसका यूज क्या है उनके लिए, या वो नॉलेज उनके लिए किस काम में आ सकती है। देन इट अफेक्टेड द रिलेशनशिप विद द इंस्टीट्यूशन एंड ऑथोरिटीज। लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट चल कैसे रहा है, गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई काम किया है तो बेटर है या नहीं है, उनका रिफॉर्म हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, इससे वो रिलेट करने लगे किससे, इंस्टीट्यूट और उनकी ऑथोरिटीज के साथ में। It opened up the new ways of looking at things, influenced the popular perceptions। इनको लेकर अगर बात की जाए तो ये चेंजेस देखने को मिले। अब हम बात करते हैं ए न्यू रीडिंग पब्लिक। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1550 के बाद को लेकर हम बात करते हैं अगर, तो 16th सेंचुरी के एंडिंग के आते आते मार्केट जो थे यूरोप के, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बुक इजीली दिखाई देने लगी थी। बुक्स जब बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड से ज्यादा बनने लगी तो नॉर्मल सी बात है उनका प्राइस जो था धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, मतलब कि उनकी प्राइस कम होती चली गई। प्राइस कम हुई तो पुअर पर्सन जो थे, पहले केवल रॉयल पर्सन या रिच सेक्शन ही बुक को पढ़ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, नाउ द पुअर पर्सन और द पुअर सोसाइटी इजीली परचेज द बुक। वो भी अब आराम से बुक को खरीद सकते थे, इसलिए अब बुक के डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो रीडिंग मैनिया था या उनको पढ़ने वाले जो रीडर्स थे उनका नंबर भी बढ़ने लगा। तो इसका इम्पैक्ट हमने देखा कि लोग बढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि कोई कहीं बुक में लिखी हुई बात को एक ग्रुप के अंदर शेयर करेगा तो उस बात को सुनकर उन्हें भी उस बुक को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। और ऐसा हुआ भी यूरोप के अंदर, जब कहीं पर कॉर्नर से बैठे हुए लोगों के एक ग्रुप के अंदर 5 to 6 पर्सन जहाँ एक साथ बैठे हुआ करते थे, तो किसी भी प्लेस की बात को या रोमांटिक प्लेस जो होता है उसको पढ़ने के बाद में जो एक अच्छा रीडर होता था वो उसे एक्सप्लेन करता था लोगों के सामने, तो लोगों को भी उस तरह की बुक्स को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट जाग जाता था, या मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट बढ़ने लगा। देखिएगा, ए न्यू रीडिंग पब्लिक, एक्सेस टू बुक क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अर्लियर रीडिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स। पहले केवल अमीर लोग जो थे या नॉवेल्स जो थे, एरिस्टोक्रेटिक पर्सन जो थे, वही राइट रखते थे किताबों को पढ़ने का। कॉमन पीपुल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। जो कॉमन पर्सन थे केवल वो सुनकर ही उन्हें नॉलेज मिला करती थी या जानकारी मिलती थी। दे हियर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रीड आउट, ballads recited and folk tales narrated. Now books could reach out to wider section of people. लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट के साथ साथ ही लोगों को बीच में या more sections of the people easily can purchase the book or they can read the books also. If earlier there was a hearing public, now a reading public came into being. The rates of the literacy in most European countries were very low till the 20th century. पहले स्टार्टिंग को लेकर हम बात करते हैं तो लिटरेसी की जो रेट थी वो बहुत कम थी. So the publishers had to keep in mind the wider reach of the printed work. So printers began publishing popular ballads and folktales, and such books would be profusely illustrated with the pictures. अब जो बुक पब्लिश होने लगी बाय द प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ वर्ड्स के साथ साथ में क्या हुआ, पिक्चर्स को भी डाला गया. क्यों? क्योंकि सभी लोग पहले लिटरेसी रेट पर ध्यान नहीं देते थे. लिटरेसी रेट बहुत कम थी वहाँ की. अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम को लेकर तो ऐसा नहीं है कि यूरोप के जो लोग थे सभी पढ़े लिखे थे. किसी का कोई सेंस ही नहीं था एजुकेशन को लेकर के, लिटरेसी रेट को लेकर. तो वहाँ लिटरेसी रेट कम होने की वजह से हर कोई बुक्स को नहीं पढ़ सकता था. इसलिए बुक्स के अंदर वर्ड्स के साथ साथ पिक्चर्स को भी ऐड किया गया ताकि जो कॉमन पर्सन है वो पिक्चर को देख करके उसका अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकाल सके. So printers began publishing popular ballads and folktales, and such book would be profusely illustrated with the pictures. These were then sung and recited at gathering in villages and taverns in the towns. अब
गांव के अंदर जब ये ग्रुप बनाकर लोग बैठा करते थे या सिटीज के अंदर कहीं भी नुक्कड़ या किनारों पर जब लोग बैठा करते थे, तो वहां पर इन बुक्स के अंदर लिखे गए वर्ड्स को सुना करके ओरली लोगों के पास पहुंचाया गया, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगे या लोगों को मालूम चले कि उनके सराउंडिंग पार्ट में आखिर में हो क्या रहा है। और जब ऐसा हुआ, these were then sung and recited at gathering in the village and the taverns in towns. Oral culture thus entered print and printed material was orally transmitted and the hearing public and the reading public became intermingled. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब लोगों ने ओरली इस चीज को सुना कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है, तो लोगों के प्रति क्या हुआ, जो उनकी नॉलेज को लेकर हम बात कर रहे हैं, वो लगातार उनकी डिमांड बढ़ने लगी कि वो भी इस तरह की बुक को पढ़ना स्टार्ट करें। लेट्स टॉक religious debates and the fear of print. After get the knowledge in the orally view, अगर हम बात करते हैं orally जब लोगों को नॉलेज मिलने लगा, तो उसके बाद में उन्होंने उनके साथ उनकी अथॉरिटीज किस तरह का रिलेशन बना के रखती है या एरिस्टोक्रेटिक पर्सन्स उनके साथ में किस तरह के एट्रोसिटीज कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को लेकर, इन बातों को लेकर स्टार्टिंग हुआ। तो यहाँ बात की जा रही है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। देखिए ऑथोरिटीज को लग रहा था कि ओरली जो लोगों के पास नॉलेज पहुंच रहा है, उस नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं अब लोग उनको अपोज भी करने लगे हैं। और जब ऐसा हुआ, लोगों ने उनको अपोज करना स्टार्ट किया, तो उनको लग रहा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो रहा है उसे रोका जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ सोसाइटीज ऐसी भी थी इस यूरोप के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस को अपोज भी करने लगी थी। तो देखिए, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट, मेनी वर apprehensive of the effect that the easier access to the printed word and the wider circulation of the books could have on people's mind. उनको डर भी लग रहा था, भय था। They were apprehensive about the knowledge of the people. अगर लोगों को जानकारी मिलने लगेगी तो वो समझ जाएंगे कि उनके साथ में हो क्या रहा है। तो इसी डर से उन्होंने क्या कहा कि प्रिंटिंग बुक्स, जो ये प्रिंटेड बुक्स जो होती है, उनको रोका जाए। It was feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and the irreligious thoughts might spread. उनको लगने लगा कि अगर किताबों को पब्लिश होने से नहीं रोका गया या उनके अंदर किस तरह का नॉलेज डिलीवर किया जा रहा है, इसका अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया, तो लोग उनको अपोज करना स्टार्ट कर देंगे या इससे इररिलीजियस थॉट्स लोगों के माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगी। If that happened, the authority of valuable literature would be destroyed. और अगर ऐसा हुआ तो वैल्यूएबल जो लिटरेचर होते हैं उनका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्म, मार्टिन लूथर को लेकर हम बात करते हैं। उन्होंने एक नया तरह का अपने अकॉर्डिंग 95 थीसिस पब्लिश करवाई या छपवाए पेजेस 95 थीसिस के नाम से मार्टिन लूथर ने, क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड द रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, जहां उन्होंने आलोचना की कि रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जो चीजें जो प्रैक्टिस की जाती है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। लोगों को जागरूक बनाया, समझाया आसपास सराउंडिंग पार्ट के अंदर मार्टिन लूथर के माध्यम से कि रोमन कैथोलिक चर्च जो हमें करने को कहता है वो सही भी है या नहीं है। और जब इस तरीके से मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, तो कुछ ही दिनों के अंदर इस 95 थीसिस की काफी सारी कॉपीज पूरे यूरोप के मार्केट के अंदर अवेलेबल होने लगी। लिखा हुआ है, लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली, दिस लेड ए डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और इसका रिजल्ट क्या निकला, धीरे धीरे लोगों ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन करने को लेके या सुधार लाने को लेकर बात करने लगे कि रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर चेंजेस आने चाहिए। लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। लूथर ने कहा कि ये सब कुछ इस वजह से हो पाया है क्योंकि हमने प्रिंट का यूज किया। बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग इट बिकेम पॉसिबल टू चेंज द माइंड ऑफ द पब्लिक फॉर द मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का मानना था कि वह लोगों की सोच को बदल सका, थॉट्स को बदल सका, तो उसका केवल और केवल एक रीजन था प्रिंटिंग बुक्स या प्रिंट। और उन्होंने बोला कि प्रिंट ही क्या है, एक अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड के द्वारा दिया गया। प्रिंट एंड डिसेंट, देखिए यहां पर लास्ट में हम बात करते हैं अगर, तो किस प्रकार से धीरे धीरे लोगों के माइंड चेंज हुए। इन द 16th सेंचुरी मेनाकियो, देखो विनोद को अपोज को लेकर बात की जा रही है। एक मेनाकियो नाम का
मिलेर इटली के अंदर रहने वाला व्यक्ति, उसने बुक को रीड करना स्टार्ट किया और उसने भी जो अथॉरिटीज थी, जो चर्च थे, उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। लिखा हुआ है मेनाकियो या मेनाशियो आप इसे बोल सकते हैं, ए मिलेर इन इटली बिगेन टू रीड बुक्स डेट वर अवेलेबल in his locality. He reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of God and creation date enraged the Roman Catholic Church. इन्होंने वापस से रीइंटरप्रेट किया बाइबल में क्या लिखा हुआ है और लोग उससे किस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। जो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर पॉप्स होते हैं वो सही है भी या नहीं है, इस चीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया किसने? मेनाशियो ने या मेनाकियो ने। When the Roman Church began its inquisition to repress heretical ideas, Menaccio was hauled up twice and ultimately executed. जब मेनाकियो लगातार विरोध करता रहा, अपोज करता रहा रोमन कैथोलिक चर्च को, तो इसे 2 बार गिरफ्तार किया गया और लास्ट में उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। मींस अब लोगों को समझ में आ चुका था कि बुक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजिकल पर्सन्स थे, थिंकर्स थे, नोबेल्स थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, वो उन्हें समझाना चाहते हैं कि उनके सराउंडिंग, उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या सही और क्या गलत है। द रोमन चर्च troubled by such effect of popular readings and questioning of faith imposed severe controls over the publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558। और जब उन्हें मालूम चला कि इतना सब कुछ नॉलेज जो है बुक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो रॉयल अथॉरिटीज ने धीरे धीरे इनके ऊपर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया या प्रोहिबिशन लगाना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं द रीडिंग मैनिया को लेकर के कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ बुक्स को लेकर। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से यूरोप के अंदर जो पब्लिशर्स थे उन्होंने बुक को पब्लिश करना स्टार्ट किया और पब्लिशर्स के द्वारा डिमांड के अकॉर्डिंग जब बुक्स अवेलेबल हो पाई मार्केट के अंदर, तो रीडिंग मैनिया या पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे उन्हें किस तरह का नॉलेज मिलने लगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 5.5 दैट इज द रीडिंग मैनिया। बाय एंड टेक केयर।